तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल आईमेट फाउंडेशन में, जहां पे हम आपको देते हैं क्लास 10th आईसीएससी, सीबीएसई, 12th आईएससी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के सारे प्रिपरेशंस के लिए हेल्प। हम प्रोवाइड करते हैं आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस, सारी चीजें हमारे साथ जुड़ के आपको मिलने वाली है। तो आज हम लेके आए हैं बच्चों महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके आईसीएससी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका मतलब हम चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पाते रहिए सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर उसे जाके फॉलो करिए, ताकि आपको सारे नोट्स पूरी तरीके से फ्री मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। कुछ बातें बच्चों तो आपको पहले से पता होंगी, जैसे कि महात्मा गांधी थे क्या और महात्मा गांधी है क्या। अगर किसी को उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो आपको इस बात से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे नोटों पे आज भी महात्मा गांधी की फोटो है। ये उनकी इंपॉर्टेंस आपको जरूर समझा देगी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके आने के पहले काफी लीडर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट वो हमारे एक प्रोमिनेंट लीडर में से थे, क्योंकि उन्होंने मास को कनेक्ट किया था। उन्होंने कभी कोई पोजीशन तो होल्ड नहीं की है, बट उनका रोल जो था वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में और उनके अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में। तो उससे पहले कुछ बातें जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, ठीक है। उनकी ओरिजिनल लाइफ जानते हैं। एक बैरिस्टर थे जो कि साउथ अफ्रीका में काम करते थे, लॉयर थे बेसिकली। तो जब वो साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे तो वो इसी चीजों के बीच काम कर रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस वक्त ब्लैक और व्हाइट रेसिज्म बहुत ज्यादा था, तो वो रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे। फिर जब वो इंडिया आए तो वो एकदम अच्छे खासे कपड़ों में बैठ के फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम ट्रेन। तो जैसे ही वो आगे बढ़े, अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, ऑब्वियसली इंडिया में थे उस वक्त, और उन्होंने उनसे टिकट मांगे बिना उन्हें बाहर फेंक दिया, जबकि ये बोलते रहे कि मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है, मेरी टिकट देख लीजिए। पर इन्हें बाहर फेंक दिया गया और फिर इन्हें दुख हुआ। इन्होंने सोचा कि टिकट होने के बाद भी हम इंडियंस के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो पहले बाहर की लड़ाई लड़ने से बेटर है कि हम अपने घर की लड़ाई लड़े। और वहां से स्टार्ट होता है मिस्टर गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि फादर ऑफ नेशन, बापू बनना। तो आइए शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में और इस चैप्टर के बारे में कि कहानी स्टार्ट हुई कहां से। अर्ली स्ट्रगल, जहां से ये फेम इन्होंने पाया, जहां से ये मास से कनेक्ट हुए, ये 3 पॉइंटर्स थे। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण एक जगह है जहां पे इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आपको 3/10 ऑफ द टोटल आपको इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इंडिगो देना पड़ेगा। और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उन्होंने लड़ाई की और फाइनली इनकी बात मान ली गई। दूसरा आता है अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह में ये फार्मर्स के लिए था जो कि इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट थे। इंडिगो कल्टीवेशन, बच्चों ये नोट्स आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और वहां पे आपको सारी नोट्स फ्री में मिल जाएगी बिना किसी पैसे के। अगर कोई आईमेट फाउंडेशन के नाम पे आपसे पैसे मांगता है तो उसे रिपोर्ट जरूर करें, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह एक्चुअली मिल वर्कर्स के लिए था। मिल वर्कर्स को काम कराया जा रहा था, पर उन्हें कोई हाइक नहीं दी जा रही थी। तो अहमदाबाद के मिल वर्कर्स ने गांधी जी से बोला कि आप आइए और हमारी प्रॉब्लम्स को देखिए। तो गांधी जी फिर अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने मिल वर्कर्स का हाइक जो है वो भाई 35% कराया था। और धीरे धीरे गांधी जी फेमस होते जा रहे थे, लोग उनके बारे में जानते जा रहे थे। अब सवाल आता है कि ब्रिटिशर्स इसके पहले बाकियों की बातों में क्यों नहीं झुक रहे थे, उसकी भी बात हम करने वाले हैं। एंड जो सबसे स्टैंड आउट था वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ था बच्चों कि वहां पे फेमाइन आ गया था, वहां पे सूखा पड़ गया था, क्रॉप्स खराब हो चुके थे और वहां के फार्मर्स प्लीड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप हमारे जो हमसे पैसा लेते हैं उसे माफ कर दीजिए।
बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर गांधी जी को उन्होंने वापस से बुलाया, गांधी जी ने इनकी तरफ से आग्रह किया, कैसा आग्रह किया इसकी बात हम करेंगे। इन्होंने इसका आग्रह किया और फाइनली इनकी भी बात मान ली गई। तो गांधी जी के दो सबसे प्रिंसिपल रूल थे बच्चों, अहिंसा, ये आपको हमेशा याद करना है, एंड सत्याग्रह। ये दो चीजें हमेशा ये मानते थे। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से कोई भी चीज सॉल्व नहीं की जा सकती, अहिंसा परमो धर्म। हमें लड़ाई नहीं करनी है। इनका मानना था कि अगर कोई एक गाल पे आपके मार रहा है तो आप दूसरा गाल आगे करिए। तो इनका प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल काम होता था। ये कुछ भी नहीं करते थे, बस बैठे रहते थे शांति से और कहते थे कि हमारी बात बस मानिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो गांधी जी दो रूल को जो हमेशा फॉलो करते थे वो थे बच्चों अहिंसा और सत्याग्रह, और इन्होंने पूरी लड़ाई अहिंसा और सत्याग्रह से ही लड़ी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर और बात करते हैं कहानी की। जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला मूवमेंट है जो स्टार्ट किया, जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ, तो वो है बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आपका चला 1920 से 1922 तक। इसमें लीडरशिप महात्मा गांधी की थी और ये इनके प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड था, अहिंसा जिसका मतलब है नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ पहले इसकी बात करते हैं। मूवमेंट स्टार्ट होने का सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन जो माना जाता है वो जलियांवाला बाग मैसेकर को माना जाता है, जो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग में बच्चों हुआ क्या था, जलियांवाला बाग एक जगह है, आज भी आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, पंजाब में है। वहां पे लोहरी के वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, पीसफुली लोग इकट्ठा हुए थे और वो सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे एक जनरल थे, जनरल डायर, उन्होंने एक ही गेट से एंट्री ली, क्योंकि उसमें एक ही गेट था, वहां से एंट्री ली और ओपन फायरिंग कर दी। जबकि वहां ना ही कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, ना ही कोई प्लानिंग चल रही थी, जिसमें बच्चे बूढ़े औरतें सारे मारे गए और इससे पूरा नेशन परेशान हो गया था। और ये एक एस्टाउंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दूसरा रीजन है बच्चों रावलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। आप देखेंगे अधिकतर चीजें 1919 में आई थी, जिसके बाद 1922 नेक्स्ट ईयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। रावलेट एक्ट में क्या बोल दिया था ब्रिटिशर्स ने कि आप कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं भी दो या दो से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। और रावलेट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और बेकार चीज ये थी कि आपको कभी भी कहीं भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। अगर हो सकता है ये ब्रिटिश का दौर चल रहा होता, हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, अभी पुलिस आती और हमें अरेस्ट कर लेती, ना ही वो हम उससे वारंट मांग सकते थे, ना ही कोई रीजन, और ना ही मेरी फैमिली जाके विजिट कर सकती थी। कुछ भी हो सकता था, ब्रिटिशर्स कह देते कि आप विजिट नहीं कर सकते, कुछ भी अलाउड नहीं था, कोई भी राइट्स नहीं थे। आज के समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी नहीं थे। तो रावलेट एक्ट से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, कभी भी किसी को भी कहीं से भी अरेस्ट कर लिया जा रहा था बिना किसी रीजन के, और ना ही मिलने दिया जा रहा था, ना ही कुछ उसका प्रोसीडिंग्स हो रही थी। कब तक अरेस्टेड रहेगा, कब तक पुलिस की गिरफ्त में रहेगा, कब छोड़ा जाएगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो ये दो रीजन से इंडियंस बहुत बुरी तरीके से परेशान थे। तीसरी बात, फेलियर ऑफ द ब्रिटिश टू ग्रांट सेल्फ रूल आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1919 तक चला था, आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था, और इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने ये कहा था, ब्रिटिशर्स ने ये आश्वासन दिया था कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड वॉर वन में, हमें जीतने में मदद करेंगे, तो हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे, भले ही अंडर ब्रिटिश कंट्रोल देंगे बट आपको सेल्फ रूल दे दिया जाएगा। अभी तक इंडिया किसी भी फॉर्म ऑफ रूल को, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्ट नहीं ले चुकी थी, कोई भी डिसीजंस इंडिया के लिए इंडिया खुद नहीं लेता था, ठीक। और चौथी बात, खिलाफत मूवमेंट टू सपोर्ट द कैलिफ ऑफ टर्की। डिवाइड एंड रूल आपको कई बार बताया जा चुका है पिछले 4 चैप्टर्स में कि ब्रिटिशर्स का मेन काम था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कर रहे थे, और उस वक्त जो कैलिफ ऑफ टर्की थे, जो खलीफा थे, जिनको मुस्लिम्स अपना लीडर मानते थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था, मतलब उनके ऊपर अटैक चल रहा था और ब्रिटिशर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इसीलिए खिलाफत मूवमेंट भी चलाया जा रहा था। तो इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बढ़ गई थी। अब आइए मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या क्या हुआ था आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। सबसे पहला था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो,
वहां से सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी लोग रिजाइन कर रहे थे। ठीक है, लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी कि भाई साहब हम तो काम नहीं करने वाले हैं। उसके साथ साथ फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया जा रहा था और स्वदेशी को अपनाया जा रहा था। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अगर कोई शॉप्स थे जो फॉरेन गुड्स बेच रहे थे तो उनकी पिकेटिंग भी हो रही थी। मतलब वहां से सामान निकाल लिया जा रहा था, चोरी कर दिया जा रहा था, जलाया जा रहा था, या कोई अगर नहीं मान रहा था तो उसे खुले में छोड़ दिया जाता कि भाई तुमसे बातचीत हमारी बंद रहेगी। उसके बाद रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। कुछ ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम करते थे, जैसे आईएएस पीसीएस में, उन्होंने भी अपना जॉब रिजाइन कर दिया था और जितने भी उन्हें टाइटल्स और मेडल्स मिले थे वो रिटर्न कर दिए थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड शिप ही रिटर्न कर दिया था कि भाई ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम जब हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे मेडल्स को लेके हम क्या ही कर लेंगे। ठीक है, और प्रमोशन ऑफ खिलाफत एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी, उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पे, और इससे बहुत बड़ी मदद मिली थी। ठीक है, हुआ क्या था, इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट से कंबाइन कर दिया गया था। ठीक है, और इससे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्हें बहुत यूनिटी मिल रही थी, वापस से हमारी पावर दुगनी हो गई थी। टैक्सेस का पेमेंट फार्मर्स ने एकदम बंद कर दिया था कि जाओ भाई अब तो हम नहीं करने वाले हैं, तुम क्या कर लोगे, हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। इससे ये फायदा क्या हुआ था, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था कि जो अभी तक इंडियन स्ट्रगल था फ्रीडम का, वो लोकलाइज था, वो मास में नहीं घुसा था। जब यहां पे भी पहुंचा, बड़े बड़े लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, जो लोकल फार्मर्स थे, छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, उन्हें ये लगने लगा कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ बड़े अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। और यहां से इंडियन नेशनल जितने भी मूवमेंट्स थे वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट होने लगे, और इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी वॉज अ मास लीडर, और वो मास पार्टिसिपेशन करा सकते थे। ठीक है, क्योंकि जनता जहां ज्यादा होगी, क्वांटिटी जहां ज्यादा होगी, वहां पे काम तो जरूर होना है। डेमोक्रेसी भी तो यही कहती है कि जितने ज्यादा वोट्स होंगे उनकी बातें मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, और पूरे देश भर पीसफुल प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स हो रहे थे। इसका रीजन एकमात्र एक ही आदमी था, दैट इज गांधी जी। उन्होंने कहा था कि अहिंसा और सत्याग्रह को नहीं छोड़ना है। तो ये बहुत ही बढ़िया चल रहा था, ब्रिटिशर्स परेशान हो चुके थे, पर एक ऐसा इंसिडेंट आया जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया, दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी ने कब कॉल ऑफ किया, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, जहां पे एक वायलेंट मॉब, भीड़, गुस्से की भीड़ आई और उसने एक पुलिस स्टेशन को फायर, आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन मर गए। इससे गांधी जी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा कि देखो हम नॉन कॉपरेशन तो कह रहे हैं पर अहिंसा और सत्याग्रह को नहीं छोड़ना है, और फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। और यहां पे खत्म होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व जरूर करेंगे। इसके बाद बच्चों आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ था, जो कि आपको कब से बताया जा रहा है। सबसे पहला वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन। अभी तक में पहली बार ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें हायर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक, गांव, शहर, सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया था। और ये मूवमेंट सिर्फ एक लोकलाइज ना रह के या फिर एक तबके के लोगों में ना रह के सारे लोगों में फैल चुका था। सभी लोग इसे फॉलो कर रहे थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक, गरीब से लेके अमीर तक, फार्मर से लेके जॉब वाले तक। ठीक है, यहां से नेशनलिज्म की भावना भी जाग चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि हर एक इंसान को लग रहा था कि ये हमारा देश है और हमें हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। और इस तरीके से नेशनलिज्म की भावना जगने के कारण जगह जगह से बड़े बड़े लीडर्स आते गए और वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने जब भी रूल किया उनका मेन काम कभी ये नहीं था कि हमें अपने आप के लिए कुछ करना है या उनके लिए कुछ करना है। ब्रिटिशर्स का मेन गोल हमेशा से यही था कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो, ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा पैसा हो। और क्योंकि हमने ऐसी चीजें की थी, जॉब्स छोड़ दी थी, कहीं पे भी जहां उनका इंस्टीट्यूशन था वहां से निकल गए थे, हम उन्हें टैक्स नहीं दे रहे थे, उनके सामान नहीं खरीदे जा रहे थे, स्वदेशी अपना लिया गया था, जिसके कारण उन्हें
इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, उनके पास पैसा ही खत्म हो गया भाई। तो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड हर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, द सेल ऑफ फॉरेन क्लोथ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, क्योंकि स्वदेशी अपना लिया गया था। एंड द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स स्पेशली खादी इंक्रीज, इंडियंस के पास वापस से पैसा आने लगा था और इससे वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रेंथन हो गई थी, जो एक एलाइट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखी जाती थी कि बड़े लोगों की पार्टी है, वहां से वो सेंट्रल फोर्स बन गई फ्रीडम स्ट्रगल में। इसीलिए आज भी आप देखते हैं कि हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे दादाजी नानाजी, ये कांग्रेस को बड़ा मानते हैं, जिन्होंने उस वक्त की लड़ाई देखी है, थोड़ी सी भी उन्हें जानकारी है। तो आज भी आप देखेंगे कि कुछ भी हो जाए वो कहेंगे हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त मोस्ट डोमिनेंट स्पीयर हेड फोर्स बनी हुई थी। अगर लड़ाई चल रही तो उसमें जो सबसे आगे स्पीयर चलता था वो कांग्रेस थी, इसीलिए इसको इतना सपोर्ट करते थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में आपको बता दिया गया, रिवाइव हो गया था, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई थी और पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हो गई थी। इन सबका रीजन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है बच्चों, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स की तो हालत गंभीर हो गई कि भाई अब तो हमें चाहिए, अब तो अपने को मंगता, तो ब्रिटिशर्स को सब कुछ चाहिए था। उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे किया? अरेस्ट और रिप्रेशन से। बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, उनको लगा कि अरेस्ट कर लेंगे सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो मास पार्टिसिपेशन कभी हुआ नहीं था। छोटे छोटे लोग, लीडर्स के कुछ ग्रुप्स, वही लोग आते थे, तो इनको लगा कि इस बार भी लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। पर हुआ उल्टा, इस बार सब कोई फेमस हो चुका था, इससे पब्लिक सपोर्ट और बढ़ता गया कि रुको भाई हम तो सही हैं। और वायलेंस के कारण थोड़ा सा सेटबैक हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण सब्सिक्वेंट सस्पेंशन हो गया मूवमेंट का, जिसके कारण कुछ लोग दुखी थे कि अरे यार नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग कंफ्यूज थे कि कर क्या रहे हैं आखिर ये लोग। बट गांधी जी का एक फर्म बिलीव था कि हम लड़ेंगे, अपने हिसाब से लड़ेंगे, उनके तरीके से नहीं लड़ना है हमें। तो अपने रूल्स को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, कोई कैसा भी कर ले, अगर आपने सोचा है कि हमें मेहनत करनी है तो मेहनत करते जाइए, अभी नहीं पर बाद में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, फाउंडेशन, कई सारे ऐसे मूवमेंट थे जिनके लिए फाउंडेशन बना। जैसे अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आईमेट फाउंडेशन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम आपके फाउंडेशन बनाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर 11th 12th एंट्रेंस एवरीथिंग। ठीक है, तो ये प्री मैच्योर था, जल्दी खत्म हो गया था। बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कई सारे फ्यूचर मूवमेंट के लिए फाउंडेशन बना। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में आया, ऑलमोस्ट सिमिलर था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से पावर दिखा इंडिया का, इंडिया के लोगों का पावर दिखा कि हम आखिर कर क्या सकते हैं, और नेशनलिज्म की भावना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो जाग चुकी थी। अब आता है अगला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ 1930 और 1934 में। इसका सबसे बड़ा कॉज था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? कई बार आपने सुना होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगते रहते थे। साइमन कमीशन क्या था कि उस वक्त कहा जा रहा था कि हमें अपने इंडिया में कई सारी चेंजेस लाने हैं, कई सारी चीजें चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बाहर से एक आदमी को, साइमन जिनका नाम था, उनको भेजा कि जाओ देखो इंडिया को क्या जरूरत है। तो इंडियन लीडर्स ने और इंडिया के लोगों ने कहा कि भाई साहब जो यहाँ रहता ही नहीं है वो कैसे बताएगा कि हमें क्या दिक्कत है, तो आप साइमन को भेजिए, हमें इंडियन कोई अपॉइंट कीजिए, वो देख लेगा कि क्या दिक्कत है और उसकी बात हम मान जाएंगे। तो साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा अपोज हुआ था साइमन गो बैक से, और इसमें लाठियां भी चली थी, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, जिससे इसमें और आग में घी जा चुका था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट एक थी। नेहरू रिपोर्ट ने क्या डिमांड किया था? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया डोमिनेंट रहेगा, इंडिया रूल करेगा, आप अपना गवर्नमेंट को रखे रहिए, हम जो बोलेंगे वही होगा, आप बस उसे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि हो पाएगा या नहीं। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। बट इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था, और इसके बाद पूर्ण स्वराज पहली बार कांग्रेस ने पास किया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर सेशन इन 1929, 1929 में लाहौर सेशन में नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने कब कहा? लाहौर सेशन 1929। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हो गया था जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बोल दिया था, इसीलिए आज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को हम चाहते तो थे आजादी मिल जाए, बट पेपर वर्क्स के कारण वो 15 अगस्त तक
पहुंच चुका था। ठीक है, और कहा था कि इस दिन तक 26 जनवरी 1930 तक हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से लाएंगे। ठीक, अब वापस से ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो चुकी थी, तो कहे कि इसको पहले ही दबा दो। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तो वो अंडर एस्टिमेट किए थे, पर हालत तो उनकी उससे गंभीर हो गई थी, तो उन्होंने कहा बढ़ने से पहले ही दबा देते हैं इसे। तो इन्होंने ऑप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसी स्टार्ट की। क्या क्या? हैवी टैक्सेशन ऑन एसेंशियल गुड्स जैसे सॉल्ट पे, इकोनॉमिक हार्डशिप्स फार्मर्स को फेस की गई, मिडिल क्लास को ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करने लगा, जिसके कारण कॉलोनियल रूल के कारण और एंगर हुआ, और इसी में आपका सॉल्ट लॉ भी आया जहां पे डांडी मार्च आया था। सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली। सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली क्या था? इन्होंने कहा देखिए नमक तो हर जगह पाया जाता था हमारे कोस्ट पे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता है, और हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वहां के आसपास के लोग थे वो नमक बना के गुजारा चलाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया देखो तुम नमक नहीं बना सकते, नमक हम ही बनाएंगे, कोई भी नमक बनाएगा, कोई भी वहां से नमक उठाता है तो उसके ऊपर होगा जुर्माना। ठीक है, और इसी गुस्से में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। डांडी मार्च कहां से स्टार्ट हुआ? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ डांडी तक, जो मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें 240 माइल्स चले थे गांधी जी। उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। कैसे? वहां से नमक उठाया और कहा कि भैया देखो सॉल्ट लॉ हमने तोड़ दिया, हम तो नमक बनाएंगे। ठीक है, जिससे बहुत ढेर सारे लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने भी नमक बनाना स्टार्ट कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है गांधी जी भले ही कोई प्रोमिनेंट पोजीशन उन्होंने होल्ड नहीं की, बट वो लोगों के दिलों में लोगों का उनके प्रति जो सम्मान था उसके कारण ही वॉज द स्पीयर हेड ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसीलिए सबसे ज्यादा उन्हीं की बात की जाती है। मास पार्टिसिपेशन आपको पहले ही पता है। पिछली बार की तरह इस बार भी ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया जाने लगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? आप देखिए, उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन किया। 90,000 लोगों को, गांधी जी को इंक्लूड करके अरेस्ट किया गया। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ लाठीचार्ज हुई, फायरिंग हुई, और इस बार ये पहले से डरे हुए थे। और फिर आया गांधी इरविन पैक्ट। इन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसको दबाते हैं, तो ये उनकी बात मानने के लिए एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और थोड़ी देर के लिए ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसको बंद किया गया, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। हुआ क्या? मूवमेंट वाज टेम्पररी सस्पेंडेड आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या एग्री किया गांधी इरविन पैक्ट में? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे। गांधी जी अग्री हो गए कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड करेंगे। एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, जिसे गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमारी बातें ही नहीं मान रहे तो हम अटेंड क्यों करें। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, जिसमें गांधी जी एग्री किए थे कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस फिर से मना कर दिया। जो नेहरू रिपोर्ट वाली बात हो रही थी, कहां चला गया नेहरू रिपोर्ट भाई? 1928 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, गांधी जी ने सेम बात उठाई, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इंडिया अभी तैयार नहीं है कि वो खुद से पूरी तरीके से रूल कर पाए। तो उन्होंने वापस से डोमिनियन स्टेटस की मांग की, पर ब्रिटिशर्स ने फिर से मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, और गांधी जी वहां से दुखी दुखी लौट आए, जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से 1932 में चालू कर दिया गया। इसके बाद एक कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट आया 1932 में। कम्युनल अवार्ड ब्रिटिशर्स ने ग्रांट किया, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अंबेडकर भी गए थे। बी आर अंबेडकर गांधी जी के साथ गए थे। गांधी जी ने इसका बहुत अपोज किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पर बी आर अंबेडकर मांगते रहे और कम्युनल अवार्ड मिल गया। ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया? अब आपका सवाल ये हो सकता है। तो आपको पता है ब्रिटिशर्स हमेशा खोजते थे कि कहां पे डिवाइड किया जा सके, और बी आर अंबेडकर भी उस वक्त लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, और उनके पीछे पूरा डिप्रेस्ड क्लास था। ठीक है, तो उनको लगा कि गांधी जी और इनको अलग अलग किया जाए तो कुछ परसेंटेज जो है वो अलग हो जाएगा, गांधी जी का जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण इन्होंने कम्युनल अवार्ड दे दिया था। ठीक है, गांधी जी इसको फास्ट से भी अपोज किया, जिससे एक पूना पैक्ट हुआ बी आर अंबेडकर के साथ, जिससे रिजर्व सीट्स तो मिली बट जनरल इलेक्टोरेट से। इन्होंने क्या कहा था कि उनका इलेक्टोरेट ही अलग कर दो। ठीक है, उनके लिए अलग इलेक्शन, इनके लिए अलग इलेक्शन, पर गांधी जी ने फास्ट रखा और इसके बाद पूना पैक्ट हुआ।
कम्युनल अवार्ड इनको दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को, फिर फास्टिंग की, और फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ जिसमें कहा कि सीट्स रिजर्व कर देंगे, जो आज भी आपको देखते हैं रिजर्वेशन होता है, बट इलेक्शन जो है वो जनरल ही होगा, इलेक्शन अलग से नहीं होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो वीक होता गया। क्यों होता गया? क्योंकि लगातार अरेस्ट होते रहे, रिप्रेसिव मेजर्स होते रहे, और ऐसे ही जैसे पूना पैक्ट आप देख रहे हैं वैसे डिविजन्स होते गए, और इसको 1934 में कॉल्ड ऑफ कर दिया गया कि चलो बंद करते हैं, हो गया। अब ब्रिटिश पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट आया ये देखते हैं। ये इमीडिएटली कुछ तो अचीव नहीं हुआ, बट ये दिखाया कि इंडिया का नॉन वायलेंस के साथ भी क्या पावर है, जिसके कारण ब्रिटिश ने कंसिडर किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और जिससे सबसे पहली बार आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे पहला एक्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम लेके बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारी लड़ाई, इतनी सालों की लड़ाई को दिखाता था कि हम कहीं पे पहुंचे, हमने कुछ मेहनत की है और इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड हमें मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि पिछली बार से ब्रिटिशर्स डर चुके थे, उन्होंने दबाने की कोशिश की थी और वो और भड़क गया था, तो इन्होंने कहा इस बार हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस हुआ। इन कई सारे मूवमेंट्स के कारण लोगों को समझ में आ गया कि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हमें लड़ना है, हमें सबके साथ लड़ना होगा, हमारा देश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो हम बाद में भी कमा लेंगे, पर हमारा देश कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, ये सारी बातें इनको पता चल चुकी थी। और यहां से राइज होता है एक नए इंडिया का, एक नए भारत का, जहां पे सभी लोग मिलके देश के लिए काम करना चाह रहे थे। आज भी अगर वो होता है तो बहुत ही मजा आएगा, मतलब ऐसा मूवमेंट तो नहीं चाहिए हमें, बट सब अगर देश के लिए काम करना स्टार्ट कर दे तो देश कहां पहुंच जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस आपको समझा देते हैं, बता तो चुके हैं, सिग्निफिकेंस बता देते हैं। मास अपराइजिंग हुआ जहां पे इमीडिएट इंडिपेंडेंस की बात होने लगी। लीडरशिप महात्मा गांधी को मिल गई थी और उन्होंने फेमस करो या मरो, डू और डाई का कॉल दे दिया था कि या तो अपने देश के लिए कुछ करो या तो देश के लिए मर जाओ, और लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। ये दिया कब था? जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेशन बैठी थी बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को। ये सब डेट्स आपको याद रखनी है बेटा। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने डू और डाई का कॉल दिया था, जिससे पूरे देश में ब्रिटिश इंडियंस इंस्पायर हो गए थे। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन की बात आपको बार बार बता रहे हैं। ब्रिटिश रिप्रेशन एंड अरेस्ट ऑफ लीडर्स आपको बता दिया गया है। इमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ रीजन्स में पैरेलल गवर्नमेंट सेट कर दिए थे कि चलो भाई अब तो हम ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करेंगे और हम पैरेलल गवर्नमेंट सेट करेंगे। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स का चल रहा था जो, बट उनकी ना बात मान के एक लीडर हुआ, लीडर ने अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। क्या आओ देखते हैं। ठीक है, कहां कहां पे? तमरालीपट्टा जातीय सरकार बंगाल में, बलिया उत्तर प्रदेश में, जहां लोकल लीडर्स ने कंट्रोल ले लिया। और अब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बहुत तेजी से चलने लगी थी, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े लीडर जेल में थे, तो लोग अंडरग्राउंड लीडर्स का मतलब ये नहीं कि नीचे रहते थे, उनका नाम बहुत फेमस हो सकता है हो, बट उनको जानते नहीं थे लोग, उनको चेहरे से नहीं पहचान रहे थे। ठीक है तो ऐसे काम होने लगे थे, लीडर्स आने लगे थे जिन्होंने ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन भी यहाँ पे, विमेन्स भी बहुत ज्यादा आगे आ गई थी। कहां कहां पे बात करते हैं? अरुणा असफ अली खान, जिन्होंने इंडियन फ्लैग गोवालिका टैंक मैदान बॉम्बे में फहरा दिया था। कई सारी वुमेन पार्टिसिपेट की थी प्रोटेस्ट में, डिमॉन्स्ट्रेशन में और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में, जो कि इसके पहले बहुत ही कम था। ब्रिटिश रूल पे क्या इंपैक्ट पड़ा ये आपको समझ में आ चुका है। ब्रिटिशर्स को भी ये समझ में आ चुका था कि अब इंडिया को बिना उनके कॉपरेशन के अब नहीं रख सकते, क्योंकि इनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब काम नहीं कर रहा था। लोगों को पता चल चुका था, क्योंकि मीडिया भी आ गई थी, लोग एक दूसरे को बताना स्टार्ट कर चुके थे, सबको पता चल रहा था कि क्या हो रहा था। तो इनको अब ये पता चला था कि हमें इंडिया का कॉपरेशन चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब हम उनकी बात मानेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों पहले चला था 1920 से 1922 तक, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चला था,
और फिर उसके बाद चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से 1934 तक चला था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने अगर एंड तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।